23 नवंबर के नतीजों के बेहद करीब होगा और हमारे आंकड़ों से हम समझ पाएंगे कि महाराष्ट्र और झारखंड में अगली सरकार किसकी बन सकती है। तो देखिए एआई एंकर जीनिया हमारे साथ आ चुकी है और जीनिया, मेरा अगला सवाल आपसे ये कि हमारे एग्जिट पोल में आखिर कितने लोग शामिल हुए हैं? सैंपल साइज, शोभना का मतलब है सैंपल साइज कितना बड़ा है और ये हम बताएंगे, जीनिया हमको ये बताएंगी। जीनिया थोड़ा सा समय लेंगी क्योंकि वो पूरा प्रोसेस हमारे दर्शकों के लिए तैयार करेंगी, उसको समझाना चाहती है। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है, हम उनका भी रुख करेंगे। लेकिन ये देखिए, ये एआई एग्जिट पोल की तैयारी स्टूडियो में हमने। चलिए इंट्रोडक्शन करवा देता हूं, मेरे पास एक गेस्ट लिस्ट है, मैं सभी का इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। शोभना, भारतीय जनता पार्टी से आरपी सिंह साहब हमारे साथ रहेंगे डिबेट में। राहुल एल कनल साहब हैं शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से। इसके अलावा प्रणय अजमेरा होंगे एनसीपी के स्पोक्स पर्सन शरद गुट की तरफ से। हमारे साथ दीपक पांडे यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। दानिश कुरैशी साहब हैं, एमआईएम के लीडर हैं, आप बहुत अच्छी तरह सब जानते हैं। संजय गुप्ता हमारे साथ शिवसेना उद्धव गुट से रहेंगे। इसके अलावा हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ रहेंगे। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। विजय त्रिवेदी साहब हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। जयशंकर गुप्ता जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ यहां मौजूद हैं। अभिज्ञान सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हाजिर खान हमारे साथ रहेंगे, इस्लामिक स्कॉलर। स्वामी विशेषानंद महाराज धर्मगुरु हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। विशालानंद जी यहाँ पर माफ कीजिएगा मौजूद हैं। और नुमानी साहब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा शशांक हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने एआई सर्वे को अंजाम दिया है। सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बिल्कुल शशांक तैयार रहिए क्योंकि आपके सर्वे के आंकड़े आएंगे नहीं कि ये जो राजनीतिक दल के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सवाल जवाब भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है अनुराग, जीनिया से जो सवाल मैंने और आपने पूछा था कि जीनिया तय कैसे करती है कि कौन मतलब कितने लोग हैं और ये सैंपल साइज क्या है, इसको लेकर मैं आपको बताती हूं कि इस बार मैंने एआई एग्जिट पोल को कैसे एनालाइज किया है। ये एग्जिट पोल मैंने लोगों के सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स के आधार पर तैयार किया है। सोशल मीडिया पर मैंने 15 लाख से ज्यादा सेंटिमेंट्स को एनालाइज किया और यही हमारा सैंपल साइज। महाराष्ट्र से करीब 10 लाख सेंटिमेंट्स, झारखंड से 3 से 4 लाख सेंटिमेंट्स एनालाइज किया और यूपी की 9 सीटों में करीब 1 लाख सेंटिमेंट्स का सैंपल है। इतना बड़ा सैंपल साइज एग्जिट पोल करने वालों में किसी का नहीं होगा। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा सैंपल साइज किसी का नहीं होगा जीनिया। लेकिन एक सवाल है सभी के मन में कि ये आप कैसे तय करती हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? मुझसे सवाल पूछने के लिए शुक्रिया। मैं और मेरी टीम लोगों के सेंटिमेंट्स की मदद से डेटा तैयार करते हैं और सोशल मीडिया पर लोगों के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। फिर उनकी मदद से हर सीट का एक प्रोफाइल बनाते हैं और लोगों के सेंटिमेंट्स के आधार पर ही ये तय करते हैं वहां कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पार्टी पीछे। तो देखिए, जीनिया ने हमें समझा दिया है कि कैसे तय किया जाता है कि ये जो पूरा सैंपल साइज है, किस तरीके से सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स का आकलन किया जाता है और उसके बाद आंकड़ा आता है। लेकिन इंतजार कीजिए, अभी आंकड़ा आने वाला है। इसी बीच बड़ी खबर जो आ रही है, हम बता दें आपको कि शाम 5 बजे तक झारखंड में 67.59% मतदान हुआ और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा परसेंटेज है। लेकिन महाराष्ट्र में ये कम दिख रहा है अनुराग। बिल्कुल, महाराष्ट्र में कम दिख रहा है, हालांकि इसमें करेक्शन होगा क्योंकि धीरे धीरे आंकड़ा सामने आ रहा है और इसी आंकड़े के आधार पर बस थोड़ी देर में आपके सामने होगा एआई एग्जिट पोल, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर 2 महत्वपूर्ण राज्य झारखंड और महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन उससे पहले एक आकलन ले लेते हैं क्योंकि हमारे साथ जितने वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं शोभना, उन सबका भी अपना अपना एक आकलन है। तो मैं एक जल्दी से एक राउंड खेल लेता हूं इनके साथ। सबसे पहले रामकृपाल जी, किसकी बन रही है झारखंड में सरकार, किसकी बन रही है आपके मुताबिक महाराष्ट्र में सरकार? और सीटों का नंबर भी दे दीजिए। जीनिया तो देगी, लेकिन मैं उससे पहले चाहती हूँ कि वरिष्ठ पत्रकारों का आकलन भी देखेंगे जीनिया से कितना मेल खाता आपका सर्वे। शोभना जी, ये मत कहलवाइए, हरियाणा और अमेरिका के चुनाव परिणामों को देख करके अब ये कोई सीट प्रोजेक्शन करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन एक चीज मुझे लग रहा है कि जैसा आप दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र में जो पोलिंग परसेंटेज है वो ओवरऑल भी आएगा, बहुत कम आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये 60 या 62-65 के ऊपर जा पाएगा। मतलब करेक्शन आप नहीं देख रहे? कुछ मैं चाहती हूँ जल्दी से सारे मेहमान जो छोटा सा अपना छोटा जवाब रखें। बताइए झारखंड में कौन, महाराष्ट्र में कौन और यूपी का बताते चले। हाँ साथ। और देखिए वायनाड तो मुझे पता है कि शायद प्रियंका गांधी के लिए आसान होगा, तो वो मैं नहीं आपसे पूछ रही। मैं तो पहले आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि
हरियाणा के बाद भी आप ये सवाल पूछ रही हैं, लेकिन फिर भी जब पूछ रही तो जवाब भी मैं उसी तरीके से देता हूँ। झारखंड में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके दल जो है वो क्लियर सत्ता में आ रहे हैं, और महाराष्ट्र में हरियाणा दोहराया जा सकता है, ऐसा मुझे साफ लगता है। यूपी में जरूर है कि 5 से 6 सीट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आ सकती हैं। ठीक है, जयशंकर जी जल्दी से अपना आकलन बता दीजिए। यही बात मैं भी कहूंगा जो रामकृपाल जी और अक्कू कह रहे हैं। तो हरियाणा के बाद तो कोई परिवर्तन का मतलब नहीं है। देखिए, लोकसभा के चुनाव में तो हमने भी कहा था 240 से ऊपर बीजेपी नहीं जाएगी, लेकिन हरियाणा में हम पूरी तरह से फ्लॉप रहे। तो इसलिए इसका कोई बहुत, हमारे लिए तो एग्जिट पोल्स जो हैं वो इंटरटेनमेंट से अधिक कुछ होते नहीं है, लेकिन जो अभी जो दिखाई दे रहा है उसमें हमको लग रहा है कि महाराष्ट्र में और झारखंड दोनों में इंडिया अलायंस लीड लेगा। इंडिया अलायंस, हाँ जी ठीक है। विजय त्रिवेदी, और यूपी का नहीं बताया सर आपने? हाँ, यूपी में 5-4 का हो सकता है। 5 समाजवादी पार्टी हो सकती है, बीजेपी 4 हो सकती है। ठीक है, विजय जी। देखिए, चुनावों के नतीजों पर चर्चा करना आजकल वैसे रिस्की हो गया, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड में जो है हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी अपनी सरकार बनाने की तरफ बढ़े, लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव पर एग्जिट पोल की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे भी नहीं बता पाएंगे कि चुनाव के बाद सरकार किसकी बनेगी। चुनाव के नतीजों के बाद क्या होगा वो तय करेगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, क्या घर वापसी होती है, कुछ इधर उधर होता है। हर्षवर्धन जी, मैं आपकी टिप्पणी लूंगी, लेकिन एक बात तो है, जैसा कि अभी अक्कू जी ने कहा कि भाई हरियाणा और अमेरिका के चुनाव के बाद ये जो भय का माहौल है ये वरिष्ठ पत्रकारों के बीच भी देखने को मिल रहा है, कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, जैसे आपको सवाल पूछने में साहस की जरूरत नहीं, वैसे हमें बताने में भी साहस की जरूरत नहीं है। बहुत साफ साफ नजर आ रहा है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला गठजोड़ पहले से बहुत आगे है। जिन जगहों पर उनकी कमजोरी थी, जिसको हम आदिवासी सीटें कहते हैं, जो लोकसभा चुनाव में उनको बहुत मुश्किल हुई, चंपाई सोरेन, सीता सोरेन, गीता कोड़ा, और जिसको हम कहते हैं ना कि बाबूलाल मरांडी, सरयू राय जो खिलाफ खड़े थे, वो भी उनके साथ चले। पहले भी आपको बिना पूरे साहस के साथ आपने टिप्पणी की थी, मैं इसीलिए कह रहा हूं, 400 सीटें आएंगी, मैंने तो जो मुझे वो भी याद है, नहीं चलिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैंने जो टिप्पणियां की 95% में एक्यूरेट रहा। अगर आपको याद है तो मेरी ये भी बातें याद होनी चाहिए। जीनिया से ज्यादा एक्यूरेट नहीं थे सर। मैंने क्या कहा था, तो मुझे लगता है कि कोई इसमें संदेह नहीं है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, और महाराष्ट्र में जो महायुति बहुत पीछे दिख रही थी, महाविकास आघाड़ी आगे दिख रही थी, सेंटिमेंट वहां उल्टा, और समाजवादी पार्टी और भाजपा उत्तर प्रदेश की बात चलिए, ठीक है, 5-4 लगता है, लेकिन भाजपा के पक्ष। बिल्कुल ठीक है। और अब हम आपको एग्जिट पोल की सटीक जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आज उत्तर प्रदेश में वोटिंग के दौरान जमकर बवाल मचा है। अनुराग, बिल्कुल, समाजवादी पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, और वहीं समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि उसके वोटर्स को मतदान करने से रोका जा रहा है, और इस सब के पीछे राज्य सरकार और प्रशासन है। देखिए रिपोर्ट। कटेंगे तो कटेंगे। यूपी के उपचुनाव से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड के आम चुनाव तक योगी का दिया नारा बटेंगे तो कटेंगे चुनावी मुद्दा बना रहा। विपक्ष इसकी काट में नए नारे लेकर आया तो बीजेपी के रणनीतिकार भी एक हैं तो सेफ हैं जैसे अपडेटेड वर्जन के साथ चुनावी मंच पर विपक्ष को चुनौती देते रहे। लेकिन चुनावी जमीन पर इन नारों की परख अब भी और होनी है। लेकिन सियासत में नारे से वारे न्यारे होने का लंबा इतिहास है। नारों ने नया पार भी लगाई है और मझधार में भी डाला है। पिछले 1 महीने से सियासत की धुरी बने बटेंगे तो कटेंगे नारे की सबसे खास बात यह है कि इसका इजाद एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम में हुआ। 26 अगस्त को आगरा में दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण था। उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि थे। बांग्लादेश की घटनाओं की नजीर देते हुए योगी ने मंच से कहा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बस फिर क्या था, इस पंच लाइन ने लोगों का ध्यान खींचा लिया। एकाएक ये नारा राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी भी पीछे कहाँ रहने वाली थी। पीडीए ने जोड़ेगी और जीतेगी का नारा दिया तो बीएसपी ने जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे का नारा दे डाला। इन सब नारों की प्रेरणा बना 60 के दशक में लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान का नारा। इन चुनावों में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव आत्मविश्वास से भरे नजर आए। उन्होंने कई सभाओं में बयान दिया कि उन्हें अपनी और राहुल की जोड़ी पर काफी भरोसा है। 9 सीटों पर इस बार लड़ाई योगी बनाम अखिलेश की हो चुकी है, जिसे अगले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में दोनों ही नेताओं ने उपचुनाव में पूरा दमखम दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। तो देखिए, आपने ये हमारी रिपोर्ट देख ली है, किस तरीके से नारेबाजी हुई, क्या क्या दावे किए गए, क्या क्या वादे किए गए, बिल्कुल मतदान से पहले किस तरीके कैश कांड सामने आया।